Do 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 do. हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है पेन टेस्टिंग का। तो बेसिकली पेन टेस्टिंग एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं हम उसके बारे में ये जान सकते हैं कि वो कितनी सिक्योर है। जब वो ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड में जाती है तो वो कितनी ज़्यादा सिक्योर वे में अपने जो भी उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कितनी सिक्योरली कम्युनिकेट कर रही हैं। और किसी भी अटैकर को कितनी हमने प्रिविलेज दिया हुआ है या कितने हमने लूप होल्स छोड़े हुए हैं कि वो उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए वो बहुत ईजीली हमारी एप्लीकेशन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसमें हम बेसिक से चलते हैं। हम सिर्फ iOS के कोर आर्किटेक्चर को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह काम कर रहा होता है। तो इसकी हम अगर बॉटम लेयर से चलते हैं जो कि कोर ओएस लेयर है, तो कोर ओएस लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो हार्डवेयर के बीच और में कम्युनिकेट करे और जितनी भी हार्डवेयर की जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस ले सके। जिसमें आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोर ब्लूटूथ है या एक्सेलरेट है या सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। ये इसके ऊपर जो हम सर्विस देख रहे हैं कोर सर्विस लेयर है, बेसिकली ये एक सर्विस लेयर है जो इस कोर ओएस की एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जहाँ पे अगर किसी डेवलपर को एक्सेस लेना है तो वो वाया दिस लेयर उसका एक्सेस लेगा। और जब भी हम एक्सेस ग्रांट करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप ओएस हमेशा शो करवाता है। इससे अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मीडिया एक्सेस की जो जितनी भी लेयर है ये यहाँ लाई कर रही होती है, जिसमें हमारे पास कोर एनिमेशन है, कोर ग्राफिक्स है। और यहाँ पे भी डेवलपर बेसिकली एक्सेस लेता है उन रिसोर्सेज का जो उसको इसी पर्टिकुलर लेयर पे रहते हुए ऑफर की जा रही होती हैं उसकी तरफ से। और यहाँ पे कोई भी डेवलपर बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पे यूआई किट जिसमें यूआई होती है, फिर मैप किट यानी जिसमें मैप हमारे पास ऑफर किया जा रहा होता है। तो अगली कुछ स्लाइड्स में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो this layer basically sits directly on the top of the device hardware and is the last in the stack. ये lower level features को target कर रहा होता है और ये various services such as lower level networking, external access to external accessories जैसी और memory management जैसी चीज़ों को खुद handle कर रहा होता है। Core services, ये extraction layer है basically over the service provided by the core OS. It's fundamental access to the iOS services. अब नेक्स्ट हमारे पास जो मीडिया लेयर है, मीडिया लेयर में हम लोग जो है ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो टेक्नोलॉजीज़ को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। मोर ओवर यहाँ पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो कि हम डेवलपर्स को जो है वो एक्सपोज्ड होती है और हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो हम जब भी iOS को कर रहे होते हैं तो iOS पेन टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक का एक एक बेसिक रूल कंसिडर किया जाता है या एक नीड कंसिडर किया जाता है, वो है किसी भी डिवाइस का या उस डिवाइस का जेल ब्रेक होना। तो जेल ब्रेक की जो एक बहुत ही बेस लेवल पे उसकी जो डेफिनेशन है उसका हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई आप मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदते हैं वो टेक्निकली हमारा होता है, फिजिकली हमारा होता है बट टेक्निकली हमारा नहीं होता। उस पर कुछ लिमिटेशन इम्पोज्ड होती हैं कंपनी की तरफ से। तो हमारे केस में एप्पल की तरफ से कुछ जो है लिमिटेशन इम्पोज्ड हैं। अब लिमिटेशंस अगर इम्पोज्ड हैं तो उन लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाना और लिमिटेशन को तोड़ देने के प्रोसेस को हम कहते हैं जेल ब्रेकिंग। इन अदर वर्ड्स हम रूट एक्सेस को गेन कर रहे होते हैं जेल ब्रेक करने के बाद। और ये बेसिक एक जेल ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके फिर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होता है। प्रॉज हमारे पास ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास वो रूट लेवल की एप्लीकेशंस या वो एप्लीकेशंस जिनको रूट लेवल रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास एक्सेस ले सकती हैं और वो हमारे पास इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो सिक्योरिटी लीकेज होता है। इसमें ये भी होता है कि हम आगे चल के देखेंगे कि एक शेयर्ड पूल होता है या एक सैंड बॉक्स होता है जिसमें हमारे एप्लीकेशन रखी होती हैं और एक एप्लीकेशन को अगली एप्लीकेशन तक एक्सेस मिल सकता है। तो हर एप्लीकेशन को बेसिकली रूट एक्सेस ऑलमोस्ट मिल जाता है और इसमें वारंटी जो है तो वाइड हो जाती है। जेल ब्रेक में यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना काफ़ी ठीक है कि हमारे पास जो जेल ब्रेकिंग है वो तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हो जाती है, लाइक विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। जेल ब्रेकिंग की दो टाइप्स होती हैं मेनली।
वो होती है हमारे पास परमानेंट जेल ब्रेक, जिसको हम अनथीटेड कहते हैं, थीटेड, ये दो तरह के टाइप्स हैं। तो अनथीटेड हमारे पास होता है परमानेंट जेल ब्रेक, जिसमें हमारे पास इवन आफ्टर जब हमारी एप्लीकेशन या हमारा मोबाइल फ़ोन बूट होता है तो भी हमारी जो मोबाइल फ़ोन है वो जेल ब्रेक मोड में ही खुलता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास होता है थेटर्ड मोड, और वो हमारे पास हर दफ़ा जब हमारे पास रीबूट होता है तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, और हमें उसको टेम्परेरी जेल ब्रेक कहते हैं, और हमें हर दफ़ा उसको जेल ब्रेक करना पड़ता है आफ्टर जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। ये जानने के लिए कि क्या आपकी एप्लीकेशन या आपका मोबाइल फ़ोन कैपेबल है जेल ब्रेक होने के लिए, वो एक वेबसाइट है जिसका मैंने लिंक अटैच किया है, जो मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये सिंपल जेल ब्रेक विज़र्ड है। ये आपको बता देगा कि आपके पास जो भी ओएस है और आईफोन है, क्या उस पर जेल ब्रेकिंग पॉसिबल है, या उस पर कोई ऐसा जेल ब्रेक का अभी तक पैच इंट्रोड्यूस कराया गया है। मिसाल है कि मैं यहाँ पे कोई भी पुराना वर्जन उठा लेता हूँ, 14 उठा लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे चेक फॉर जेल ब्रेक करूँगा तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईफोन 7 पे मौजूद हमारा वर्जन आईफोन 14 है, उसके जेल ब्रेक्स रखे हुए हैं, यानी जेल ब्रेक्स के पैचेस रखे हुए हैं, और ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, राइट। अब इसकी इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस है जिसको मैं नहीं इस वक्त डिस्कस कर रहा, बट क्योंकि वो थोड़ा सा स्कोप से शायद बाहर हो जाए और टाइम भी इतना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो फाइल स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली मैंने एक एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्ट है जिसको हम DVIA कहते हैं, डैम वनरेबल iOS एप्लीकेशंस के नाम से वो एक प्रोजेक्ट है। वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको आप गिट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक भी ऐड किया है। तो ये बेसिकली गिट से मैंने डाउनलोड किया था। अगर मैं आपको उसमें लिस्ट डाउन करता हूँ तो लिस्ट डाउन करने के बाद मेरे पास क्या था, मेरे पास प्राइमरीली ये एक IPA डिवाइस, IPA एक डाउनलोड होकर आई थी। मैंने उसी IPA का एक कॉपी वर्जन बनाया था, और उसको मैंने कॉपी करने के बाद उसके फॉर्मेट को मैंने, इसके एक्सटेंशन को मैंने IPA से कन्वर्ट करके जिप कर दिया था। तो जब भी आपको किसी IPA को एक्सटेंड करना होगा, तो जैसे मिसाल देता हूँ, यानी मैंने इस पर्टिकुलर IPA को कि फाइल्स के बारे में जानना है कि वो कौन सी फाइल्स हैं, क्या एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने swift.ipa किया, और मैंने swift.ipa करने के बजाय अब मैंने इसको .zip कर दिया। तो ये पर्टिकुलर फाइल अब .zip के फॉर्मेट से आ जाएगी। तो अगर मैं वापस एलिस करता हूँ तो आपने देखा कि पहले ये IPA थी, अब zip हो गई। मैंने इसको अनजिप किया, DVIA .swift.zip जिप करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पेलोड 2 के नाम से, पेलोड 1 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पेलोड एग्जिस्ट करता है। इसी के अंदर एक फोल्डर होगा जिसका नाम है पेलोड। तो ओके फाइन। तो हुआ कि उसने पेलोड ही के ऊपर पेलोड को वापस ऐड कर दिया, तो विच इज़ फाइन। हमें आइडिया हो रहा है कि चीज़ है क्या, काम किसमें कह रही है। तो अगर मैं इस पेलोड के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास पेलोड में ये पेलोड के अंदर एक एप्लीकेशन यानी .app का एक फोल्डर होगा, या एक फाइल फोल्डर होगा, जिसको हम अंदर जाएंगे और हम एलिस करेंगे तो ये हमारे पास वो पूरा सोर्स कोड के साथ ऑलमोस्ट हर चीज़ आ गई है जो हमें रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा हमें बहुत लेवल की इंफॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर जगह से मिल सकती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि हमारे पास ये एक एम्बेडेड एक ये हमारे पास एम्बेडेड एक प्रोविजन, ये हमारे पास डेवलपमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये ही एम्बेडेड डॉट मोबाइल प्रोविजन कंटेन कर रहा होता है। तो अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें मुझे कुछ तरह की इंफॉर्मेशन नज़र आ रही हैं, जिसमें मेरे पास जो एप्लीकेशन का नेम है, जिस नेम से बना हुआ है वो क्या मेरे पास एप्लीकेशन का आइडेंटिफायर का प्रीफिक्स क्या आ रहा है ये पता लग रहा है, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म है ये पता लग रहा है, ये डेवलपर सर्टिफिकेट है, ये उसकी पूरी की है, एंड मुझे भी पता लग रहा है अच्छा कि ये कीचेन एक्सेस का इस्तेमाल कर रहा है। कूल। तो कीचेन एक्सेस हम लोग तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमें सेफली किसी चीज़ को अपने एप्लीकेशन में सिक्योर करके रखना होता है। ये टीम आईडी है जो हमें मिल रही है। तो इस तरह की हमें काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट यहाँ से रिसीव हो सकती हैं। मोर ओवर
अगर हम थोड़ा सा और इसको स्टडी करें या थोड़ा सा और देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास एक दूसरी फाइल होती है जिसको हम कहते हैं info.plist फाइल। तो अगर हम info.plist फाइल को देखते हैं तो info.plist फाइल में पूरी एप्लीकेशन की जो परमिशन लिस्ट होती है वो परसिस्ट करती है यहीं पे। तो आई गेस किसको खुल जाना चाहिए। हाँ, खुल गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले बंडल आईडी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। बंडल आइडेंटिफायर है, तो मुझे पता लग गया कि ये बंडल आइडेंटिफायर ऐप स्टोर पे किस नाम से, और जो ऐप स्टोर कनेक्ट है जहाँ टेस्ट राइट पे होती है, ये वहाँ पे किस नाम से रखी हुई है। हमें ये पता लग गया है किस पर्टिकुलर ओएस के लिए बनाई गई है। हमें ये पता लग रहा है कि इसमें हम लोग कौन से फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, यू नो थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। हमें हर चीज़ पता लग रही है। तो ये हमें काफ़ी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। ये पूरा एक info.plist, क्योंकि ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन की एक परमिशन लिस्ट फाइल होती है। तो अगर हम वापस एप्लीकेशन में जाते हैं तो हमें यही पता लग रहा है यहाँ पर भी कि हमने ये एक तरीका बताया हुआ इसने मैंने कि यहाँ पे टू स्टार्ट एग्जामिनिंग द IPA फाइल वी फर्स्ट नीड टू चेंज द एक्सटेंशन फ्रॉम द IPA to zip, then unzip it, and then following will be the content that we're going to be exposed to. So number one is the embedded provisions, the मोबाइल प्रोविजन, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी मोबाइल फ़ोन यानी डेवलपर को रिक्वायर्ड होता है कि वो मोबाइल फ़ोन पर अपनी एप्लीकेशंस को रन करे, तो यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एक डेवलपर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट सर्टिफिकेट होता है। हमें ये यहाँ से ये पता लग रहा होता है कि कितनी डिवाइसेस पे ये रन हो रहा है। फर्दरमोर हमारे पास एक कुछ डायनेमिक लाइब्रेरीज होती हैं जो रन टाइम पे क्रिएट हो रही होती हैं। ये इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं इसमें टर्म्स में। ये info.plist फाइल है जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, बंडल आइडेंटिफायर है, वर्जन नंबर है, एप्लीकेशन का डिस्प्ले नेम है जिस नाम से डिस्प्ले हो रहा है। ये वो एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट हमें मिलेंगी इस IPA के अंदर। थोड़ा मूव ऑन करते हैं। ये उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि एप्लीकेशंस किस तरह से सेटअप की हुई होती हैं हम iOS में। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी कंसिडरिंग दियावी या हम टेस्ट राइट से या हम ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो जब भी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड होती है तो मोबाइल फ़ोन हमेशा अपनी एक लोकल स्पेस क्रिएट कर देती है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो उसको हम कहते हैं सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करने वाली चीज़ होती है। तो हम एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को iOS प्रोवाइड कर देता है, और उस ही इन्वायरमेंट में रहते हुए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करना होता है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि ये हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें एप्लीकेशंस को और सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे चीज़ों को मेजर कर सकें। और जब हमें डेटा स्टोरेज करना होता है तो हम इस बात को भी मेक श्योर कर सकें कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस वक्त किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर रही है, हम उसी मतलब वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन कहीं से भी कॉन्फ्लिक्ट ना कर रही हो लोकल स्टोरेज से जो किसी और की एग्जिस्ट करती हो। मैं मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऐप स्टोर है। तो ऐप स्टोर में हमने एप्लीकेशन विदाउट सैंडबॉक्स है, तो हर एप्लीकेशन को हर पूरे सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड है उसके लिए पूरा सिस्टम, और अलॉन्ग विद उसके सारे सिस्टम रिसोर्सेज भी मिली हुई हैं। लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये जितने भी अदर यूज़र्स हैं उनको इस बात का एक्सेस नहीं है कि वो इंटरनली इस सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के अंदर को एक्सेस कर सकें, ना ही इस एप्लीकेशन को एक्सेस होता है कि वो बाहर को एक्सेस कर सकें। जब भी इन एप्लीकेशंस को बाहर की एक्सेस करना होगा तो OS रिक्वायर्ड करता है इस बात को, मेक श्योर करता है इस बात को कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो यूज़र से इस बात को की रिक्वेस्ट करे कि हमें कुछ आपसे ग्रांट करनी है नई परमिशंस। तो परमिशंस जब हम OS पे ग्रांट कर रहे होते हैं इसका मतलब यही है कि जो जो सैंडबॉक्स एप्लीकेशन है उसको अपनी डिफाइंड रिसोर्सेज से बाहर जाके कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। तो हमारे पास अब ये जनरल नॉलेज है बेसिकली कि सैंडबॉक्स की हमारे पास टाइप्स होती हैं, जो डायरेक्टरीज हैं बेसिकली उसकी टाइप्स है हमारे पास।
पहले हमारे पास वो एप्लीकेशंस की डायरेक्टरी होती है जो एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड होकर हमारे पास आई डिवाइस में आ रही होती है, तो वो एग्जिस्ट और लाई करती है हमारे पास वार एप्लीकेशंस के एक फोल्डर में। दूसरा हमारे पास होता है आईपीए कंटेनर्स, जिसको हम बंडल डायरेक्टरी भी कहते हैं। ये वो फाइल्स को कंटेन करता है कि जो जब हम ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ये जो नेसेसरी फाइल्स हैं ये यहीं पे जाके सेव हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, comes it contains all the file that comes with the apps when downloaded from the app store, also from download from the other locations। तो यहाँ पे इसका जो कुछ बात बनता है वो ऐसा होता है कि हमारे पास एक वार कंटेनर्स, वार के अंदर कंटेनर्स, कंटेनर्स के बंडल्स, बंडल्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है, जो मैंने आपको बताया कि लोकल आइडेंटिफायर होता है, ये लोकल डेटा स्टोरेज होता है। यहाँ पे हमारे पास वो तमाम एप्लीकेशंस जिन्होंने अपनी लोकल स्टोरेज को मेंटेन करके रखा हुआ है वो इसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाके हो रही होती हैं। ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन है बेसिकली ये मेक श्योर करने वाली बात है कि मेरे पास कोई बहुत प्रॉपर एग्जांपल इस वक्त शायद मैं दिखा भी सकूं, बट लेकिन कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास ये वार होगा और ये UUID होती है बेसिकली। ये UUID यूनिक होती है। ये एप्लीकेशन बेसिकली एक UUID है, तो UUID बेसिकली एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड होता है या हर एप्लीकेशन को असाइन कर दिया जाता है। वो रैंडमली जनरेटेड होता है, OS उसको खुद मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये बंडल आइडेंटिफायर्स बेसिकली एक रैंडमली जनरेटेड UUIDs होंगी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट कीपिंग इन माइंड कि जब हम लोकल स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस अपनी लोकल स्टोरेज जब मेंटेन करती हैं तो वो इस पर्टिकुलर लोकल स्टोरेज की डायरेक्टरी में आके सेव कर रही होती हैं। यहाँ पर इनकी UUIDs का मैच होना लाजम नहीं होता, बिकॉज ये रन टाइम पे क्रिएट हो रही होती हैं और इसको खुद मैनेज कर रहा होगा। हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि इंटर कम्युनिकेशन जो होती है एप्लीकेशंस की वो किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है। हम इंटर कम्युनिकेशंस परफॉर्म करते इसलिए हैं बिकॉज अगर हमें एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कराना होता है तो हम इन सब ऐसे ही वेज का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने बनाए हुए तरीके से एक वे को इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ नॉट सो सिक्योर एट ऑल, तो उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है। अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है iOS में, उसका नाम है पेस्टबोर्ड। वैसे तो बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, इसको मैं कंसिडर कर सकता था, इसमें URL स्ट्रीम्स हैं, पेस्टबोर्ड है और भी दो हैं, बट पेस्टबोर्ड वाज द इजीएस्ट वन और ज़्यादा बेहतर था। मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे पेस्टबोर्ड की। तो पेस्टबोर्ड बेसिकली करता क्या है, जब भी आप कुछ कॉपी करते हैं एक एप्लीकेशन से तो वो एप्लीकेशन बफर में जाकर वो पर्टिकुलर चीज़ रहती है और बफर ही से वो आके पेस्ट हो रही होती है। तो कंसिडर कि आपने अपनी एप्लीकेशन करंट एप्लीकेशन में खड़े हैं और आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन की या कोई ऐसी फाइनेंशियल एप्लीकेशन जिसमें आपका CVV या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आ रही हैं और आपने वहाँ से वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया और आपने गूगल में या कहीं भी और किसी एप्लीकेशन को खोला, लाइक आपने सफारी खोल लिया या कोई और एप्लीकेशन, नोटपैड की कोई एप्लीकेशन खोली, वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली शेयरिंग बिटवीन द टू एप्लीकेशंस के दरमियान जब हम डेटा शेयर कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। हम जब कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के शेयर्ड वर्ड्स हमें मिलते हैं। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। पब्लिक वो जो जनरल होता है जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट वो होता है जो सिर्फ एक नेम्ड होता है, पर्टिकुलर उसको नाम ही से एक्सेस किया जा सकता है। तो जितने भी iOS 10 से पुराने हमारे पास पेस्टबोर्ड्स थे वो परसिस्टेंट थे और उसमें अगर फॉर इंस्टेंस किसी भी एप्लीकेशन को एक दूसरे का, जैसे आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट में जितनी भी एप्लीकेशन जिनमें एक दूसरे का नाम पता है तो वो हम एक्सेस कर सकते थे और हम बैक एंड फोर्थ जा सकते थे। जैसे इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ टू एप्लीकेशंस न्यू द पेस्टबोर्ड नेम देन दे कुड शेयर द डेटा बैक एंड फोर्थ। यहाँ पे प्राइवेट में डेटा कभी भी इस बात की इंटेंशंस को लेकर नहीं रखा जाता कि वो सिक्योर रहेगा। लेकिन iOS 10 के बाद ऐसा होने लगा कि हमने परसिस्टेंट डेटा को हमने रिमूव कर दिया पूरे तरीके से और फिर हमने सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में
एक पेज बोर्ड को क्रिएट किया जो कि सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस रहेगा, उससे आगे वो चीज़ नहीं रहती। मिसाल है कि या हम इसको देखते हैं कि एप्स आर नॉट लेफ्ट विद जनरल पेज बोर्ड। सो अब हमारे पास वो जनरल पेज बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है जिससे ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी वो नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस इंक्रिप्शन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम उसके डेटा को ओवरराइट नहीं कर सकते। मिसाल है कि हम अगर यहाँ जाते हैं तो हम ये एक एग्जांपल मैंने निकाली है। तो हमारे पास एक टूल होता है फ्रीडा के नाम से, अगर मैं दिखा भी सकूँ आपको। फ्रीडा iOS एक टूल है। तो ये फ्रीडा बेसिकली टूल है, ये जेल ब्रेकिंग में और नॉन जेल ब्रेक डिवाइसेस दोनों में काम आ रहा होता है। इसकी अपनी कुछ एक्सपोज्ड एपीआईज़ हैं जिसमें सी की एपीआईज़ हैं, सी शार्प की, सी स्विफ्ट की एपीआईज़ हैं, जावास्क्रिप्ट की एपीआईज़ हैं। तो अगर मैं हम वापस आते हैं तो हम बेसिकली इस पेज बोर्ड को जो जिसको हम कंसिडर कर रहे थे इंक्रिप्टेड है, हम उसको भी टेम्पर कर सकते हैं। और ये वही एग्जांपल है, सीरियस एग्जांपल जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम टेम्पर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन थी आई गोट स्विफ्ट के नाम से, और आई गोट स्विफ्ट बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपनी एप्लीकेशन को आई गोट स्विफ्ट से कनेक्ट कर लिया वाया फ्रीडा फ्रीडा को यूज़ करते हुए। और फिर हमने हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव सी की क्लास है जो हमें रिटर्न किया है या हमें ऑफर किया है, जो फ्रीडा की जो ऑब्जेक्टिव सी की एपीआईज हैं वहाँ से हमें मिली है। हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव सी क्लासेस पेज बोर्ड और जनरल पेज बोर्ड की हमने कमांड चलाई तो हमें कुछ हैंडल मिला। हैंडल हमारे पास कुछ एब्रप्ट सा हैंडल है। हमें इस बाइनरी को देखकर या इस हेक्साडेसिमल को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, हमने इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास हमें पता लग गया वो हेक्सा जो हम पहले देख रहे थे ये एक्चुअली यूआई कंक्रीट पेज बोर्ड है, और यही वो बेसिकली क्लास है जो हमें ऑफर की जा रही होती है जब हमें पेज बोर्ड में कुछ पेस्ट करना होता है। हमने ये देखना चाहा कि इस पर्टिकुलर पेज बोर्ड के अंदर आइटम्स क्या हैं, तो हमने आइटम्स को लिस्ट डाउन किया। तो अगेन हमारे पास एक हेक्साडेसिमल आया। अगेन हमने उस आइटम्स को कन्वर्ट किया, तो हमने देखा उस आइटम को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक empty string आ रही है, यानी it's nothing, it's an empty line, that's it. Afterwards हमने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक एक्टिविटी परफॉर्म किया। वो एक्टिविटी ये थी कि हमने कुछ और कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी XYZ। हमने वापस से बिटवीन दी एप्लीकेशंस कुछ और कॉपी पेस्ट किया। फिर हमने ये बात को मेक श्योर करने की कोशिश की कि अब हमारे पास क्लिपबोर्ड में क्या एग्जिस्ट करता है, पेज बोर्ड। तो हमने जब इसको आउटपुट किया फॉलोइंग कमांड से, हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले उन तमाम आइटम्स को प्रिंट कराना स्टार्ट किया, लेकिन हमने इस बात से उसको कंसोल लॉक भी कराया, यानी हमने कंसोल पे हम उसको अब लॉक करा रहे हैं। तो हमने कंसोल पे लॉक कराने पर हम देखा हमें कुछ बहुत सारा डेटा मिल गया। इसमें डिफरेंट कीज़ हैं, हमारे पास HTML है, हमारे पास RTF है, इस तरह हमारे पास एक प्लेन UTF प्लेन टेक्स्ट है। इसी को हम बेसिकली ऑल्टर कर रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास जो भी टेक्स्ट रखा है ये ऑल्टर हो जाएगा। हमने कहा कि हैक्ड बाय फ्रीडा, हमने इस ऑल्टरेशन को किया और हमने फॉलोइंग कमांड यूज़ किया कि सेट वैल्यू डॉट पेज फॉर टाइप। हमने वो वैल्यू दी जो हमें चाहिए और उस पर्टिकुलर की पर हमने जिस पर हमें वैल्यू को ऑल्टर कराना हमने किया। और उसे करने के बाद हमारे पास हमने इसको वापस प्रिंट कराया। तो पहले हमारे पास वैल्यू में आ रहा था काफ़ी बड़ी कोई वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल आइटम आया। एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास वो भी कस्टमाइज जो भी हमने एरर लिया ये वो था। तो अटैकर बिल्कुल आसानी के साथ अगर उसके पास एक्सेस आता है तो वही इस बात को मेक श्योर कर सकता है कि वो कुछ भी ऑल्टर कर सकता है। इसकी पैरेलल में और बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें URL सेशंस था, URL स्कीम्स हैं, सॉरी URL स्कीम्स भी हम लोग, और डीप लिंकिंग ये भी हम लोग पैरेलली यूज़ कर रहे होते हैं शेयर इंटर कम्युनिकेशन के लिए। इसमें हम URL स्पूफिंग कर सकते हैं। बट ये अब कुछ बिब्लियोग्राफी थी बेसिकली जहाँ से मैंने चीज़ें ली थी, लेकिन ये कुछ बेसिकली गिट की रिसोर्सेज हैं जो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं। और ये वो फ्रीडा का लिंक था जो मैंने अटैच कर दिया था जस्ट फॉर यू जस्ट वांट टू लर्न मोर अबाउट द pen testing. सो ये आई गेस मेरा का था सेशन। आप में से अब किसी का कोई सवाल हो तो वो प्लीज़ करें। जी मेरा एक सवाल था जिसमें, अच्छा हम लोग जो iOS, आवाज आ रही है आपको?
जी। हम लोग जो है iOS में जैसे एक तो जेली ब्रेक डिटेक्शन पे काम करते हैं। इसमें जो है डिटेक्ट करती है हमारी एप्लीकेशन कि ये फ़ोन जो है वो जेल ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ हुआ। दूसरा होता है SSL पिनिंग जो हम इनेबल करते हैं, और तीसरा प्रॉक्सी सपोर्ट। तो वो चीज़ें भी पेन टेस्टिंग का ही पार्ट है ना बेसिकली। ऐसा। तो वो मतलब ऐसे प्रॉक्सी सपोर्ट को इनेबल किया जाता है और SSL पिनिंग इनेबल की जाती है। तो ये सब चीज़ें मतलब कब कब यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए। और जब हमें कोई एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करना होता है तो हम अमूमन उसकी एसएसएल को ऑफ कर देते हैं। एसएसएल हम हमेशा ऑफ करते हैं बिकॉज वो पेन टेस्टिंग का उतना बड़ा हिस्सा नहीं होता। दूसरा, ये सब का सब ये फ्रीडा कर सकता है। फ्रीडा काफ़ी पावरफुल टूल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास, मैंने इस चीज़ को कवर नहीं किया तो आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जानी हैं जिसमें आपको बहुत ही इजीली ये बात का अंदाजा हो जाना कि हम क्यों किस तरह से एसएसएल को बाईपास कर सकते सही हैं। सही एक सही। बार। जैसे हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके लिए पहले हमें सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, कि कोई जैसे उसके अंदर SSL पिनिंग के साथ भी टेस्ट करना पड़ता है, उसके बगैर भी करना पड़ता है, प्रॉक्सी सपोर्ट के साथ भी करना पड़ता है, उसके बगैर भी करना पड़ता है। मतलब वेरियस हम तरीकों से करते हैं ना, कि किसी में SSL इनेबल है तो प्रॉक्सी डिसेबल है, प्रॉक्सी इनेबल है तो SSL डिसेबल है, और जेल ब्रेक डिटेक्शन इनेबल है तो प्रॉक्सी डिसेबल है। इस तरह मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं। तो हर उस तरह टेस्ट करना जरूरी है, मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं कि उस मतलब। हाँ, अगर आपको करना है तो फिर आपको सारे पॉसिबल सिनेरियोज को देखना होता है। लाइक आपके ऐसी एप्लीकेशंस ना हों जो बहुत ही हसास नहीं की एप्लीकेशंस हों। लाइक आपका फाइनेंशियल हो, आपका जी जी जी, फिनटेक वगैरह की कोशिश। फिनटेक की हाई हाई एंड एप्लीकेशन जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अलॉन्ग साइड के, आपकी यूजर की ऑथेंटिकेशन भी हो रही है। तो वो तमाम तरह की एप्लीकेशंस को आपको मेक श्योर करना होता है कि आप बहुत आसानी से, अगर आप बाईपास कर पा रहे हैं फिंगरप्रिंट्स को, तो इसका मतलब ये है कि दैट्स अ मेस। बहुत इजीली कोई बाईपास कर देगा। सिमिलरली अगर कोई एसएल पेनिंग को शट डाउन कर रहा है और एसएल पेनिंग को शट डाउन करने के बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो आपको वो वाली पर्टिकुलर साइड भी देखनी पड़ेगी, उसके भी पैचेस निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे पेन टेस्टिंग। जी जी, एक तो जैसे ये कि सपोज करें मैं कोई ऐप बना रहा हूँ जिसमें वो कार्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है, डेबिट का, क्रेडिट कार्ड। अब वो ऑब्वियसली ऐप के अंदर कोई डेबिट कार्ड वगैरह डाला तो वो ऐप के थ्रू तो सिक्योर है, लेकिन कहीं कोड में हो, कहीं कुछ हो, तो वो भी डिटेक्ट कर लेता है ना पेन टेस्टिंग के थ्रू। हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं ना कि हमारे कोई प्राइवेसी रिवील ना हो रही हो, मतलब डेटा जो है कोई रिवील ना हो रहा हो। कोड को रीड करना तो फिर थोड़ा आपको फिर रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाना पड़ता है। वो भी इसका एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो जी डेप्थ है। लेकिन द पॉइंट है कि अ, अगर हमें ये बात पता लग गई तो फिर डेवलपर का काम होता है कि इसका पैच का निकालना। फॉर इंस्टेंस के हम मिसाल दे रहे हैं कि अगर मैं फेसबुक की मिसाल दे रहा था तो फेसबुक में कभी भी हमारा जो सीवीवी होता है या जो क्रेडिट कार्ड जी जी। इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉपी नहीं होना होता। वो कभी भी क्लिपबोर्ड पर कॉपी होकर ना आए। क्लिपबोर्ड पर कॉपी होकर आ गई इसका मतलब ये है कि वो फिर वनरेबल है, क्योंकि किसी को भी सीवीवी आपका एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए हम सही। अमूमन या इसलिए हम अमूमन थर्ड पार्टी से एसडीकेस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी यूआई प्रोवाइड करी होती है, वो इस बात को नहीं करी होती है कि कोई भी चीज़ कॉपी ना हो रही हो। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वन ऑफ दो सिक्योरिटी मेजर्स हम लेते हैं लॉन्ग साइड के। अगर ऐसा कुछ होता है आपकी सिनेरियो में तो फिर ये डेवलपर को इन्फॉर्म किया जाता है पेन टेस्ट रिपोर्ट में। और पेन टेस्ट अपनी रिपोर्ट में करता है, फिर वो डेवलपर काम होता है उसको पैच को डिफाइन, उसको इंक्लूड करना उस पैच, उस कोड। बिल्कुल, जो टेस्टर होता है उसको बेसिकली आईपी प्रोवाइड की जाती है, और वो आईपी को एनालाइज करता है टूल्स के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए, उसमें से फिर वो रिपोर्ट बनाता है। ऐसे ही मतलब कोड उसके पास अगर नहीं हो, उसको हमने अप्रूवल के लिए दिया हुआ, कोई कंपनी इसको अप्रूवल के लिए दिया हुआ कि फिनटेक कोई कंपनी या फिनटेक कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, उसको अप्रूवल के लिए दिया हुआ किसी को, तो वो फिर टेस्ट करते हैं आईपी जब वो तो हम लेते हैं, अपने क्योंकि आगे वो हम उसको हम सिर्फ आईपीए देंगे, that's it। जी जी उसको जी, हम सिर्फ तो वो आईपीए फिर देंगे, डिटेक्ट वो कर आईपीए लेते हैं। से एग्जैक्टली वो तमाम पॉसिबल टेस्ट सिनेरियोस को रन करेंगे और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाती है किसी स्टेज पे तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। और वापस जब वो कंपनी के पास आएगी तो कंपनी डेवलपर्स के साथ बैठ के उसको डिस्कस करेगी। और उसके बाद उसका पैच निकाला जाएगा। सही। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक